वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में जो अलार्मिंग हद तक जिसे कहना चाहिए हमारे मुल्क में थ्रेटनिंग है, ख़तरनाक है और चैलेंजिंग है और हमें शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा मसला है। हम बात करेंगे आज माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की, जिस्म के हमारी ग़िज़ा के अंदर उन बुनियादी अज्जा की कमी की जिसकी वजह से हमारे नौजवान जो हैं वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो कमज़ोरी की तरफ जा रही हैं। स्टंटेड ग्रोथ का हम सुनते हैं, न्यू बॉर्न्स की डेथ्स का सुनते हैं। पाकिस्तान में जो है ख़वातीन की ज़चगी के दौरान हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट का हम सुनते हैं और हम समझते हैं कि ये उसी वक्त होने वाली कोई बात है, हालांकि इसकी जड़ें जो है बहुत पीछे कहीं होती हैं और आज उन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और मैं अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ पे खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले डॉक्टर रक्षंदा अमरीन, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रक्षंदा। डॉक्टर रक्षंदा जो हैं ये न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं एडोलेसेंट विमेंस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की। आज इस हवाले से हम इनसे बातचीत करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और मैं खुश आमदीद कहूँगी हसीब कियानी साहब को। हसीब साहब जो हैं ये सोशल प्रोटेक्शन एंड गवर्नेंस एक्सपर्ट हैं और आज हम बात करेंगे कि हमारा जो सोशल फाइबर है एंड स्ट्रक्चर है वो कैसे हिंडर करता है हमारी ख़वातीन और हमारी बच्चियों की सेहत में और फिर उसकी वजह से कैसे एक कमज़ोरी का जो साइकिल है वो पूरे माशरे में फैलता जाता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। और मैं यहाँ पे खुशामदीद कहूँगी डॉक्टर मज़हर अब्बासी साहब को। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब जो है पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और इनके पास ख़ास डेटा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं जैसे आपको कह रही थी कि अलार्मिंग। मैंने तो जब सुना था तो मैं तो काम गई थी कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर कि हम समझते हैं कि गुर्बत की लकीर से नीचे रहने का जो तसव्वुर है, गुर्बत की लकीर का तसव्वुर वो हमारे सामने सिर्फ एक फ़िक्शन की तरह है, लेकिन जब हम उसको खोल कर देखते हैं तो फिर हक़ाइक़ जो है वो कितने संगीन है और कितने ख़तरनाक है। सो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हम डिस्कस कर रहे थे अभी वो बताएं कि हमारे यहाँ नौजवान जो बच्चियाँ हैं उनमें क्या तनासुब है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी का। शुक्रिया फरहा इनवाइट करने के लिए, इस इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर एक एक्सक्लूसिव सेशन रखने के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और उतना ही ओवरलुक्ड है अनफॉर्चुनेटली। ओवरलुक्ड इस तरह से है कि इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि ये बच्चियाँ जो हैं 50% पॉपुलेशन का वो हिस्सा है जिन्होंने मुस्तकबिल की माएँ बनना है जी। और अगर आज ही हम उनके लिए, उनकी सेहत के लिए कुछ नहीं करेंगे तो वो फ्यूचर में रिस्क का शिकार हों। और ओवरलुक्ड इसलिए है कि हम बच्चों की अंडर 5 बच्चों की तो बात करते हैं, हम प्रेग्नेंट वुमेन की, लैक्टेटिंग मदर्स की बात तो करते हैं, इनकी बात नहीं करते जिन्होंने कि फ्यूचर में मदर बनना है। तो जबकि सूरत हाल ये है, मतलब आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है ना, एडोलेसेंट गर्ल्स की पॉपुलेशन, उसका मोर देन हाफ 54.7% एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं, जो नौजवान बच्ची हैं, जो आप कह लें 9 साल से लेके 19 साल की उम्र तक एक ब्रॉड रेंज करें, वो एनीमिक है, वो खून की कमी का शिकार है। 54.7%, मोर देन हाफ ये खून की कमी का शिकार है। और इसमें ज़्यादा जो है, जो परसेंटेज है वो 13 से लेके 19 साल की है, वो ज़्यादा है इसके लिए। ठीक है। तो उसके अलावा आप ये देखें कि तकरीबन 40% जो ये बच्चियाँ हैं एडोलेसेंट गर्ल, ये विटामिन डी डेफिशिएंट है, मतलब कहते हैं विटामिन डी की कमी है। 49% जो है, यानी आधी, इनमें से आधी जो है वो फॉलिक एसिड डेफिशिएंट है। ठीक है। तो अब जब ये वो बच्चियाँ हैं जो कि अब इनकी उम्रें बढ़ रही हैं, इन्होंने कल को इनकी शादियाँ होनी हैं, इन्होंने माएँ बनना है, तो खून की कमी के साथ, विटामिन ए की कमी के साथ, विटामिन डी की कमी के साथ, फॉलिक एसिड की कमी के साथ जब ये माएँ बनेंगी तो यकीनन उसके असरात बहुत जो है ना वो भयानक होंगे, हो सकते हैं उनकी अपनी सेहत के लिए, आने वाली नस्ल की सेहत के लिए। तो अलार्मिंग इशू तो है, अलार्मिंग इशू है। तो हसीब साहब आप क्या समझते हैं वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं कि जो इन हमारे सामने ये आदाद शुमार आ रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच फरा। दिस अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ना थोड़ा सा इससे पीछे लेके जाना चाहता हूँ, इस सवाल से पीछे। और वो ये है कि देखें, जब तक हम किसी इशू को एज अ हॉलिस्टिक अप्रोच के तहत नहीं देखेंगे तो शायद हम उसके डीप कॉजेज़ तक नहीं जा सकते। बिल्कुल।
और ना ही शायद हम उसके सोल्यूशन में जा सकते हैं। जैसे लेट्स से कि अगर हेल्थ का इशू है तो हम सिर्फ अगर हेल्थ की बात करेंगे तो शायद हम उसकी अचीवमेंट तक नहीं पहुंच सकते अगर हम साथ उसकी एजुकेशन के, इकनॉमिक इश्यूज़ के, बाकी सारी चीज़ों के। जो इश्यूज़ हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं, तो ये सबको ऊपर उठाना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि देखें, पाकिस्तान के अगर आप किसी भी तबके के और किसी भी सेक्टर को अगर आप लें तो हमारी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारी रग रग में पसमानदगी बसी हुई है। सही। चाहे वो हमारे लाइफस्टाइल है, चाहे वो हमारे आपस के रिलेशंस हैं, चाहे वो हमारे हुकूमत करने के तरीके हैं, चाहे वो हमारे इदारे हैं, चाहे वो हमारा प्राइवेट सेक्टर है। पसमानदगी से आपका मतलब पसमानदगी ज़हनी तौर पर हम पसमानदा हैं, इनोवेटिव नहीं सोचते, लगी बंदी चीज़ों के ऊपर चलते हैं, अक्ल की बात को और नई बात को रजिस्ट करते हैं और उसको अपने ऊपर बोझ समझते हैं। तो मतलब हम एक ज़हनी पसमानदगी के उसमें चल रहे हैं। और इस ज़हनी पसमानदगी के मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन है ज़हनी पसमानदगी। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारी पॉपुलेशन में कौन से ऐसे तबकात हैं जो सबसे पिसे हुए तबके हैं। हमारा मज़दूर तबका पिसा हुआ है, हमारी यूथ पिसी हुई है, हमारी ख़वातीन पिसी हुई है, हमारे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो पिसे हुए हैं, इसी तरह हमारे जो ओल्ड एज लोग हैं वो पिसे हुए हैं। लेकिन अगर हम इन सब को बगौर मुशाहिदा कर रहे हो, जिस तरह के स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं, तो हमारे माशरे का जो सबसे पिसा हुआ तबका है वो बच्चियाँ हैं जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। वो 9 ईयर से लेकर 19 या 20 ईयर्स तक की जो बच्चियाँ हैं हमारे मुल्क की, ये मेरे ख्याल में सबसे मजलूम तबका है हमारी सोसाइटी में। वजह क्या है आपके ख्याल में? और वजह तो ज़ाहिर है इसके बहुत सारे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि पसमानदगी है, एक ओवरऑल तो पसमानदगी है ही है। दूसरा ये है कि इसके बहुत सारे जेंडर इश्यूज़ हैं और कुछ हमने अपने ऊपर ऐसे आप कह लें कि सोशल नॉर्म्स अपने ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं जो कि किसी तौर पर भी किसी माशरे के लिए मुफीद साबित नहीं हो सकते। ख़वातीन को पीछे छोड़ना, बच्चियों को तालीम की तरफ नहीं उनका रुझान करना, उनको उनकी खुराक पूरी करने के लिए उनको नहीं मतलब उनको पूरी खुराक ना देना, या उनको माशरे में अपना किरदार अदा करने से रोकना, और दीगर इस तरह के बहुत सारे मसाइल तो हैं, उसके ऊपर हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये तबका हमारा सबसे पिसा हुआ तबका है और इस तबके के बचाव के लिए हमें स्पेशलाइज्ड किस्म का सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जो है वो देना पड़ेगा। जो हमारे सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें हमारी इस एज के जो बच्चियाँ हैं जो जिन फैमिलियों में रह रही हैं उसका कोई वेटेज नहीं है। ठीक है। अच्छा ये बताइए सिर्फ बच्चों के लिए है, लड़कों के लिए है? बच्चों के लिए भी नहीं है, उनके लिए भी नहीं, बच्चों के लिए भी नहीं है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ चूँकि मुतासर हैं हमारे माशरे, क्योंकि हमारा जो एक हायरार्की सिस्टम है सारा वो हमें इसी तरफ ही माइल करता है कि बच्चियाँ ज़्यादा पिसी हुई हैं। बच्चों को फिर भी चलो बाहर जाना ज़रा थोड़ा सा उनको एक आउटर वर्ल्ड का थोड़ा सा एक्सपोजर हो जाता है बच्चों का। ठीक है। और जो हमें स्टैटिस्टिक्स, जिस तरह एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हमारी जनरल एजुकेशन जो है वो 73% है लिटरेसी, लेकिन उसमें जो बच्चों का है वो ज़्यादा है, बच्चियों का 14% जो है वो बच्चों से कम है, और सारे स्टैटिस्टिक्स में ऐसे ही है। ठीक है। तो बच्चे जो है वो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में पीछे। अच्छा डॉक्टर रक्षंदा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके ख्याल में अब जो लोग सुन रहे हैं वो सभी समझते हैं कि ये कोई बहुत ही जैसे हम कह रहे हैं पिसा हुआ तबका होगा, महरूम तबका होगा जिसके अंदर ये कमियां होंगी, लेकिन बाज़-औक़ात हम हैरान हो जाते हैं कि हमारी लोअर मिडिल क्लास तक में भी, और बाज़-औक़ात तो अच्छी फैमिलीज़ में भी हमें ये हिडन हंगर का जिसका नाम दिया गया ये दिखाई देता है। आपके ख्याल में ये क्यों डेफिशिएंसी पैदा ही क्यों होती है? इसकी वजह क्या होती है, अवामिल क्या होते हैं? इसकी जो मेजर वजह है वो अवेयरनेस का ना होना, आगाही नहीं है लोगों को कि जो आप ग़िज़ा खा रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं या ग़िज़ाइयत है वो किस तरह की है। हमारे यहाँ अगर आप बड़े जो अपर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास को देखें तो वो उनके पास फूड तो मौजूद है, लेकिन वो उसमें इतनी ग़िज़ाइयत है या नहीं है इसके बारे में उनको पता नहीं है, और हम ज़्यादा टेस्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर हम बच्चों की बात करें जैसे कि नौमर बच्चियाँ हैं तो उसमें जो है वो ज़्यादा जंक फूड की तरफ रुझान बहुत है। और एक मज़े का वाक़या मैं आपको बताऊंगी कि मैं पिशीन का विज़िट कर रही थी, तो वहाँ पे पिशीन जो है एक रूरल एरिया है,
और वहाँ पे लाइफ स्टॉक भी मौजूद है, उनके घर में दूध भी मौजूद है, सब्जियाँ भी हैं और फल भी हैं। लेकिन इसके बावजूद जब हम वहाँ गए तो हमें पता चला कि बच्चियाँ जो हैं वो जंक फूड यानी इसके अलावा जो नूडल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी ब्रांड का, नूडल्स बहुत ज़्यादा बच्चियाँ खाती हैं और जस्ट उबाल के। और नूडल में क्या है, आटा है, कार्बोहाइड्रेट्स। हमें जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी भी ज़रूरत है। वो सिर्फ आटा खा रही हैं उबाल के। अगर उसी को प्रॉपर तरीके से उसमें वेजिटेबल्स ऐड की जाएँ, गोश्त ऐड किया जाए, या जैसे मुझे पता चला कि जो बच्चियां हैं वो रेड मीट नहीं खाती, जो बकरे का गोश्त है, गाय का गोश्त है, वो नहीं खाती। जबकि आयरन की जो हीम आयरन जो कि खून में मौजूद होता है सबसे ज़्यादा जो है रेड मीट में होता है। बिल्कुल। अगर वो नहीं खाएंगी तो आप सोचें कि उनके अंदर आयरन की कितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी। बिल्कुल। और यही हाल जो है वो हमारा अपर मिडिल क्लास का भी है कि वो जो है ज़्यादातर फ्राइड फूड खाते तो उसकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो वैल्यू होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। सही। तो किस तरह से और क्या फूड खाया जा रहा है ये भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि पेट भरने के लिए या जायके के लिए खाया जा रहा हो। बिल्कुल सही। तो आपको लगता है कि लोगों को आगाही नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए और किस तरह से खाना चाहिए? डेफिनेटली लोगों को आगाही नहीं है और लोगों को ऑप्शंस भी नहीं पता। जैसे बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर स्नैक्स पसंद करते हैं, तो हमारे यहाँ क्या ऑप्शन दिए जाते हैं बच्चों को स्नैक्स के? टॉफ़ी खिला दो, चॉकलेट्स खिला दो, वो भी अडल्टेड जो होती है, चिप्स के पैकेट्स दे दो। या अगर हम लोअर क्लासेस में जाएं तो वो फिर अनहाइजीनिकली जो फ्राइड समोसे होते हैं या पान छालिया इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, विच इज़ नॉट गुड। इसके अलावा भी ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप स्नैक्स में बच्चों को रेजिन्स दे सकते हैं। जैसे किशमिश है, किशमिश बहुत अच्छी आयरन की सोर्स है। जो खजूर है वो बहुत अच्छी आयरन की सोर्स है। जो आपके पम्पकिन सीड्स होते हैं, जो खरबूजे के बीज होते हैं, वो बहुत अच्छे आपको आयरन की सोर्सेज मिलती है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप देखें कि स्कूल्स के बाहर, कॉलेजेस के बाहर अगर बहुत सारी जिसे कहते हैं वो रेड़ियाँ कह लें या स्टॉल्स लगे हों तो वो सब इस तरह के जंक के होते हैं जो जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं। शक्करकंदी नहीं हमें दिखाई देगी, हालांकि हमारे यहाँ पे कितनी अबंडेंस में होती है। और शक्करकंदी, स्वीट पोटैटो इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ मैनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। छल्ली नहीं खाएंगे उस तरह से जब तक उसके ऊपर बहुत सारी मिर्चें मसाला नहीं लगा होगा। भुने हुए चने कहते हैं कि गरीब आदमी के बादाम है, यानी इतना उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन खाना पसंद नहीं करेंगे सिर्फ चटकारे और जायके की कमी की वजह से। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिस तरफ आपने इशारा किया। अब हसीब साहब, ये चूँकि इसका ताल्लुक अगैन हमारी सोच के साथ, हमारी जहनीत के साथ, क्या इसमें फिर आप मीडिया का किरदार रखेंगे कि वो हमने कि यहाँ से तशहीर उन चीज़ों की होती है जो कि बेचनी होती हैं लोगों ने, और डेफिनेटली वो चीज़ें होती हैं जिसमें कि शायद ये तमाम चीज़ें शामिल नहीं होती? मीडिया का एक किरदार है, हमारा मीडिया का एक किरदार है, फिर हमारा जितनी इंटरटेनमेंट है उसका भी एक किरदार है। जो हमारे जो ड्रामे होते हैं, हमारी जो मूवीज़ होती हैं, जो आजकल की बच्चियाँ देखती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि उन तक इन्फॉर्मेशन जो है वो सब पहुँच रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक फैक्टर है। इसके अलावा एक जो है ना, एक कंजम्पशन पैटर्न होता है जिसका एक फैशन बनता है। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली ये जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रही है ना कि वो जो एक गोश्त ना खाने का, तो इट्स लाइक अ फैशन कि नहीं मैं तो मुझे आई डोंट लाइक मीट, मैं ये तो नहीं खाती, तो मैं चिकन खा लूँगी, मैं लिख दीजिए मैं ये। तो वो मतलब मेरा ख्याल है कि ये एक उनकी एक बिल्डअप का एक हिस्सा है। बच्चों को अगर शुरू से ही माएँ इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें और उनको इस तरह की डाइट जो है वो उसमें इंक्लूड करें तो फिर उनका एक बनता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त एक फैशन बन चुका है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, और हम बच्चों को जो है वो जाते हुए खाने में क्या देते हैं, उन्हें चिप्स का पैकेट लेके दे दिया या कुछ और इस तरह की चीज़ें कि स्कूल में तुम ये खा लेना, कॉलेज में तुम ये खा लेना। ठीक है, और हम ये समझते हैं कि शायद कुछ ना कुछ पेट में चला जाएगा तो शायद वो उनके लिए एक काफ़ी है, हालांकि एक काफ़ी नहीं है। बिल्कुल सही। तो डेफिनेटली ये कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। घरों के अंदर इस तरह की चीज़ें बनाने में और खाने में इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है, और माओ को चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ें बनाएं, उनको अच्छे तरीके के साथ बनाएं, उनको मतलब बच्चों को उसका हैबिचुअल करें उस चीज़। बिल्कुल सही। तो अच्छा इसको दूर कर डॉक्टर मज़हर, बहुत सारी इंटरवेंशंस, बहुत सारे प्रोग्राम्स प्लान किए जाते हैं। इस हवाले से भी आप एक प्रोग्राम का तज़किरा कर रहे थे, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के प्रोग्राम का। आपके ख्याल में ये काफ़ी है, इस तरह की इंटरवेंशंस? आर दोज द सोल्यूशन? असल में वही हमारे यहाँ अलमिया ये है ना कि इश्यूज़ तो हाईलाइट किए जाते हैं,
उनके सॉल्यूशंस पे बात कम होती है। तो आपने बड़ा जो है ना वो अच्छा सवाल पूछा कि इशू तो है, लेकिन इसको रिजॉल्व करने के लिए ये पब्लिक हेल्थ जो हैज़र्ड है या पब्लिक हेल्थ गैप है, इसको फिल करने के लिए कोई हमारी प्लानिंग भी होनी चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम इसको कैसे एड्रेस करें। दुनिया इन मसाइल को हल कर चुकी है, बहुत पहले दुनिया इन मसाइल को नेशनल लेवल पे एड्रेस कर चुकी है। हम अभी तक देख लें ना, पोलियो से लड़ रहे हैं, हम अभी तक जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से लड़ रहे हैं। तो दुनिया बहुत पहले इनको अपने मुल्कों से देश निकाला दे चुकी है। सिमिलरली हमारे यहाँ पे तो अभी वो कैंसर की वैक्सीन लगना शुरू हुई है, तो वहाँ पे देखेंगे क्या क्या बातें हो रही हैं। हम जो है ना वो हम बेसिक्स की तरफ नहीं आते, हालांकि इसके सॉल्यूशंस को इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं होती, कोई इसके ऊपर बजट नहीं चाहिए होता है, सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए होती है, एक शऊर चाहिए होता है। सही। तो हम इसके लिए जो एडोलेसेंट एनीमिया है, एडोलेसेंट मैल न्यूट्रिशन है, इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है उनको अवेयरनेस देना, वालिदैन को अवेयरनेस देना और बच्चियों को अवेयरनेस देना। और अवेयरनेस के लिए सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो स्कूल्स हैं। मतलब स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे जो उनको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली न्यूट्रिशन हमारे स्कूल करिकुलम में उस तरह से शामिल है ही नहीं है जैसे को होना चाहिए। बहुत कहीं बस सतही तौर पे उसका कहीं जिक्र होगा, अलीफ अनार तो होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि अनार के अंदर है क्या। जी। तो सीन सेब तो होगा, लेकिन ये नहीं बताया जाता बच्चों को कि इसके अंदर है कि, हालांकि उनको बताएं तो उनको जैसे अलीफ अनार याद हुआ ना, ऐसे उसका आयरन कंटेंट भी याद हो जाएगा। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ में नहीं है, हम उसमें जैसे और बाकी इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ करिकुलम के अंदर, तो ये भी इशू है। फिर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी बच्चियाँ जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो जैसे असीब साहब ने उसकी तरफ इशारा किया ना कि बच्चियाँ जो उनके अंदर लिटरेसी ज़्यादा है, तो उनको भी अवेयरनेस नहीं है, उनको पास तो कोई एक्सेस ही नहीं है ना। स्कूल वालों को तो फिर भी है कि पढ़ाएंगे टीचर्स तो उनको कोई ना कोई बात पता चल जाएगी। वो जो आउट ऑफ स्कूल है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो मोस्टली रूरल है, रिमोट रूरल, बलूचिस्तान, साउथ पंजाब, आपके फाटा यहाँ पे। अब उनकी तो पूरी यूनिवर्स जो है उनका अपना घर है या उनका अपना गाँव है, तो गांव के अंदर जो कुछ हो रहा है बस वही उनकी प्रैक्टिसेस हैं, वही उनके नॉर्म्स हैं। तो हमें ऐसे प्लान्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने की ज़रूरत है जिसमें अवेयरनेस मैस लेवल पे हो। प्लस ये है कि जो ऑलरेडी एनीमिक हो चुकी हैं या जो बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ गेटिंग एनीमिक है, उनके लिए कोई करेक्टर मेजर हो। तो वो करेक्टर मेजर क्या हो कि जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसमें आयरन फॉलिक एसिड हो। और बहुत जितनी मेडिसिन इस वक्त जिनका आम लोगों को पता है ना, उनमें सबसे लो कॉस्ट मेडिसिन जो है आयरन फॉलिक एसिड। मुझे याद है कि फॉलिक एसिड की टैबलेट जो ज़ाफ़ा की होती थी, 100 टैबलेट्स आती थी पहले, तो वो एक डब्बी जो है ना 20 रुपए की 100 गोलियाँ होती थी। हमारे लोग इसलिए इसकी कदर नहीं करते कि सस्ती है, हालांकि वो लाइफ सेविंग है। तो आयरन फॉलिक एसिड उनको दें। हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें कि पाकिस्तान में एडोलेसेंट डोज की आयरन फॉलिक एसिड अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि डिमांड नहीं है ना, इसलिए सप्लाई नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, मार्केट में बनाता ही कोई नहीं चीप है, इसलिए भी कंपनीज उसकी तरफ इतना नहीं वो प्रॉफिट देखते हैं। अडल्ट में तो है, बच्चों में भी है, लेकिन इस एज ग्रुप के लिए इस डोज, इनकी जो डोज चाहिए होता है वो आयरन फॉलिक एसिड है ही नहीं है। तो दूसरा ये है कि लोगों को माशी मतलब उनके ऊपर प्रेशर इतना है ज़िंदगी गुजारने के लिए, इतने चैलेंजेस का सामना है कि वो इन चीज़ों को ट्रेड ऑफ कर देते हैं, ऑफसेट कर देते हैं। मतलब खैर एनीमिया उनके लिए कोई इशू नहीं है, बच्ची थक गई है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, पढ़ नहीं रही, वो बेचारी काम में लगाया हुआ आपने उसको उसके अंदर स्टेमिना नहीं है, परवाह नहीं है। हाँ, किसी को चोट लग जाए, हड्डी टूट जाए तो हम थोड़े अलर्ट होते हैं, किसी को अचानक पता चल जाए कैंसर हो तो हम अलर्ट हो जाते हैं। तो अब इन चीज़ों को 3 फैक्टर्स है ना, एक अवेयरनेस नहीं है, उनके पास कोई रेमेडी नहीं है जो लो कॉस्ट हो, और प्लस कोई उनके पास इंसेंटिव नहीं है कि वो इस काम की तरफ आएँ। तो उसके लिए जो है ना एक न्यूट्रिशन इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल इदारा है जो 70 से ज़्यादा मुल्कों में काम कर रहा है और एक्सक्लूसिवली न्यूट्रिशन पे काम कर रहा है, और एडोलेसेंट न्यूट्रिशन उनका एक मेजर एरिया है। उन्होंने जो है ना अपने पार्टनर्स के साथ मिलके, BISP के साथ मिलके और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट तरतीब दिया। वो प्रोजेक्ट हमारे लिए नया था, लेकिन दुनिया में उस पर ऑलरेडी हो चुका था और प्रूवन था, उसके साथ चेंजेस आ रही थी, पायलट था। तो वो पायलट ये था कि जो कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एडोलेसेंट जो गर्ल्स हैं, टारगेटेड एडोलेसेंट गर्ल्स जो कि BISP की बेनिफिशरीज मदर्स हैं, उनकी बेटियां हैं, ठीक है, उनको हम जो है ना वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर उनको हम आयरन फॉलिक एसिड दें, वो बाहर से आई इम्पोर्ट हुई, वो दें, उनको टैबलेट दें, और वो डेली खाना उनके लिए मसला है, वो वीकली डोज है, एक वीक में एक टैबलेट खाएं। उसके अलावा जो है ना उनको हम न्यूट्रिशन एजुकेशन दें,
सही। और ये उसके लिए मसला था कि आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स हैं, इनको कहाँ न्यूट्रिशन एजुकेशन देंगे, हॉस्पिटल में तो ये आती नहीं, बच्चियों को तो लोग वैसे हॉस्पिटल नहीं जाने देते, तू क्या करेगी जाएगी, उनके जहन में बच्ची को चली जाए हॉस्पिटल तो बातें सरगोशियाँ शुरू हो जाती हैं, ये क्यों गई है, उनके जहन में ही नहीं है कि बेचारी एनीमिया के लिए जा सकती है, ट्रेंड नहीं है, या तो औरत जाएगी, प्रेग्नेंट वुमेन जाएगी, या बच्चा जाएगा, या बाबे जाएंगे, तो उनको कहाँ देखा जाए, कहाँ पे उनको ये दी जाए, ये इशू था। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का भी रोल था कि हॉस्पिटल्स में किसी तरीके से उनको लाया जाए और हॉस्पिटल में उनको देखा जाए, वहाँ पे उनकी न्यूट्रिशन स्टेटस को असेस करके उनको जो है ना वो एनरोल किया जाए, उनको आयरन फॉलिक एसिड दी जाए, वहीं पे उनको एक ग्रुप की शक्ल में अवेयरनेस दी जाए, अवेयरनेस काउंसलिंग भी दी जाए, जैसे डाइट की काउंसलिंग है, जैसे न्यूट्रिशन के जनरल काउंसलिंग है, प्लस उनको जो थोड़ा सा कम्युनिकेशन टूल्स यूज़ करके आप उनको रिकॉर्डेड एनिमेशन दिखाएं, स्टोरीज दिखाएं, वो है। प्लस ये करेंगे क्यों, ज़ाहिर है वो हॉस्पिटल घर से आएंगे तो उनकी कॉस्ट लग जाएगी, आने जाने का किराया आजकल के दौर में, एक वो बाइक पे आएंगे तो उनका 1000 रुपया लग जाएगा, टैक्सी करके आएंगे तो 2000 रुपया लग जाएगा, तो कोई ऐसा होना चाहिए कि ताकि वो ये करें, उनको वो इंसेंटिवाइज हो, उनको कोई हौसला अफजाई हो, तो उसके लिए एक इंसेंटिव चाहिए, जैसे कहते हैं कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र। तो ये आयरन फॉलिक एसिड की गोलियाँ प्लस न्यूट्रिशन एजुकेशन लें, और अगर आप लेंगी तो हम आपको पैसे देंगे क्वार्टरली 2000 से 2500 रुपये। हाँ, ये पायलट है। अच्छा। बाकी दुनिया में तो ये ऑलरेडी हुआ है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जैसे असीब साहब ने इशारा किया, हमारा बड़ा कॉम्प्लेक्स सोसाइटल सिस्टम है, हमारा कल्चर, हमारी नॉर्म, हमारी चीज़ें बहुत डिफरेंट है। पायलट प्रोग्राम से आपको लगा कि वो किया फिर हमने ना। अच्छा। वो हमने फिर 4 सूबों में एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, जिसके अंदर हमने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो बेनिफिशरीज थी, उनके एडोलेसेंट गर्ल्स एनरोल थी, इनका पूरा डेटा हमारे पास मौजूद था, उनको लिया और तकरीबन 1 लाख बच्चियों को हमने एनरोल किया। उनको बेहतरी आई उनके एनीमिया में और उनके मतलब वो आई, वो मोस्टली एनीमिया होती है। यहाँ देखें ना, जनरल पॉपुलेशन में 57% है, ठीक है, वहाँ तो वो तकरीबन रूरल एरियाज़ में, अगर इसको आप रूरल अर्बन में डिवाइड करें तो जो आपका रूरल है वो तो 70% के करीब पहुँचता है, ठीक है, वो उनको दिया गया। यहाँ पे हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो डेफिशिएंसी हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती है, बाज़ हमारे अपनी फैमिली में एग्जिस्ट करती है, हमारे अपने अंदर एग्जिस्ट करती है और हमें पता नहीं होता। लेकिन एक ब्रेक पहले लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।